हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एनडीटी। तो ये देखिए, फुल फॉर्म ऑफ एनडीटी जो है ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। तो टेस्टिंग दो तरह का आता है, एक रहता है जो सैंपल को डिस्ट्रॉय करता है और एक रहता है जो सैंपल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो अगर सैंपल को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। तो इसका आंसर देखिए ये डी आएगा। अब अगर आप टेस्टिंग की मेथड ले रहे हो, अगर आपके पास कोई मेटल प्लेस है और उसके पास देखिए यहाँ पर सरफेस के ऊपर डिफेक्ट है। डिफेक्ट दो तरह का हो सकता है। सैंपल के अंदर देखिए एक सरफेस डिफेक्ट है, ये हमारा सैंपल है और उसके ऊपर डिफेक्ट जो आया हुआ है वो सरफेस के ऊपर है, यानी कि सरफेस के ऊपर कैविटी है। ये सैंपल के अंदर डिफेक्ट जो आया हुआ है ये सरफेस के ऊपर आया हुआ है। अब दूसरा एक सैंपल है, आप देखिए ये दूसरा एक सैंपल है और इसके अंदर भी डिफेक्ट आया हुआ है, लेकिन ये सरफेस पे ना आते हुए ये कुछ अंदर आया हुआ है। अगर आप टेस्टिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो और सरफेस डिफेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, सरफेस पे डिफेक्ट है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, जो चीप रहता है कॉस्ट पे। क्योंकि आप लिक्विड डालोगे तो सरफेस पे चला जाएगा, तो बहुत इजी रहता है करने में, चीप रहता है कॉस्ट में। तो इसके लिए देखिए ये लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग का हम लोग यूज़ करते हैं सरफेस के ऊपर। अगर आप बोलोगे इंटरनल डिफेक्ट है, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वेव्स पास करने पड़ेंगे, ठीक है, तो ताकि वो यहाँ पर पेनिट्रेट हो जाए उस सैंपल के अंदर। तो इंटरनल डिफेक्ट के लिए क्या हो सकता है, आप अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ले सकते हो। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर इंटरनल डिफेक्ट के लिए। ये देखिए थर्ड का आंसर आपका ए आएगा। और जो टेस्टिंग मेथड चीप इन कॉस्ट है, तो ये रेडियोग्राफी टेस्टिंग में क्या होता है, आपको बहुत इक्विपमेंट्स लगते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ मशीनरीज लगेगी। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में भी वही है, अल्ट्रासोनिक में भी आपको मशीनरी लगती है, मॉनिटर लगता है। लेकिन लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, सिर्फ आपको दो स्प्रे की बॉटल लगती है, ठीक है, एक को हम बोलते हैं पेनिट्रेंट और दूसरे को हम बोलते हैं यहाँ पर। तो लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, सिर्फ आपको दो स्प्रे की बॉटल लगती है, ठीक है, एक को हम बोलते हैं पेनिट्रेंट और दूसरे को बोलते हैं डेवलपर। तो ये बहुत चीप इन कॉस्ट रहता है। तो देखिए ये बी वाला आंसर रहेगा फोर्थ का। अब एक्सपर्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अगर आप नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल लगेगा, ऐसा कोई आदमी लगेगा जिसने कोर्स किया हुआ है। ये टेस्टिंग मेथड जब वो कर रहा है तो उसने कोर्स किया होना चाहिए, तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक्सपर्ट लगेगा आपको। एनडीटी के लिए क्या होगा, एक्सपर्ट लगेगा। तो इसका आंसर ए आएगा। अब देखिए ये हम नेक्स्ट क्विज की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए 7 वाला है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मेटल बिकॉज ऑफ लाइट। अगर आप लाइट के नीचे कोई मेटल को रखते हो, यानी कि आप देखिए यहाँ पर आप एक लाइट ले रहे हो और लाइट के नीचे अगर आपने एक लेज़र लाइट लिया हुआ है, लाइट के नीचे आप मेटल रखते हो और आप मेटल में से आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हो लाइट के वजह से। लाइट के वजह से क्या हो रहा है, आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो सिर्फ लाइट के वजह से। तो इसको कहा जाता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो, तो सिर्फ लाइट गिरा करके आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो, तो इसको कहा जाएगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप हीट के वजह से बाहर निकालते हो तो इसको कहा जाएगा थर्मोनिक इमिशन। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो मेटल में से लाइट के वजह से, तो इसको हम देखिए यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अगर आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखा हुआ है, मतलब आप अगर लाइट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हो, मतलब आप जो सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पे जो मेटल है, आप इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको आप चेंज नहीं करो, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस जो रहेगा आप सेम रखो। तो यहाँ पर जो आपका सोर्स रहेगा और यहाँ पे जो आपका मेटल रहेगा, दोनों के बीच में आप डिस्टेंस को थोड़ा भी चेंज नहीं कर रहे। तो अगर आप इंटेंसिटी को बना के रख रहे हो और आप कलर चेंज कर रहे हो, लाइट के कलर को चेंज कर रहे हो, यानी कि आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो, रेड से आप जा रहे हो ऑरेंज की तरफ, ऑरेंज से आप ग्रीन में जा रहे हो, ग्रीन से ब्लू में जा रहे हो, वायलेट में जा रहे हो, अल्ट्रा वायलेट में जा रहे हो, उस समय क्या होगा,
जो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल में से बाहर निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल में से बाहर निकल रहे हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आप देखिए, अगर आप इंटेंसिटी को बना के रखो, आप कलर को चेंज करो, कलर को इंक्रीज़ करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर देखिए बी आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो मतलब लाइट के वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी को आप बढ़ाते जा रहे हो, तो आप कलर को नहीं चेंज कर रहे हो। अगर आपने रेड लाइट गिराया हुआ तो आप रेड ही गिरा रहे हो, खाली लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हो। यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स जो आपको दिख रहे हैं उनकी ना ही स्पीड बढ़ेगी, ना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर आप इंटेंसिटी को डबल कर रहे हो तो आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा सकते। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो आपको कलर चेंज करना पड़ेगा, आपको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप इंटेंसिटी को डबल कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज रहेगा। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे हैं उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखिए, ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहती, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड रहता है। कलर की कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, वर्क फंक्शन, लेकिन ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। तो वर्क फंक्शन जितना कम रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज़ मोर देन सर्टेन मिनिमम। तो अगर आप किसी मेटल के ऊपर आप लाइट गिरा रहे हो, मान लो कोई मेटल है और उसके ऊपर अगर आप लाइट गिरा रहे हो और आप जानते हो कि ये मेटल जो है ये रेड के ऊपर सेंसिटिव है, तो आपको इसके ऊपर फिर रेड लाइट ही गिराना पड़ेगा। अगर आप इसके ऊपर इंफ्रा रेड लाइट गिरा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये रेड पे सेंसिटिव है। तो आप इस पर रेड गिराओ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब होगा, जब इंसिडेंट लाइट हैज़ मोर देन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी। मतलब एक मिनिमम कलर है जिसको हम बोलते हैं रेड, तो रेड के आगे वाला कलर चलता है या रेड चलता है, लेकिन रेड के कम वाला कलर नहीं चलेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब होगा, जब इंसिडेंट लाइट हैज़ मोर देन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो फिफ्थ का आंसर देखिए यहाँ पर सी आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फोटोन कैरी चार्ज, यानी फोटोन देखिए, फोटोन क्या है, ये एक लाइट पार्टिकल है। अगर आप एक लाइट लेते हो, आप देखिए यहाँ पर आप एक लाइट ले रहे हो, तो लाइट जो रहती है ये फोटॉन्स की तरह इमिट होती है। आप देखिए, अगर आप लाइट ले रहे हो और आपने यहाँ पर लाइट रखा हुआ है, तो ये लाइट क्या होगी, ऐसे एनर्जी पैकेट्स की तरह बन के आएगी। इस एनर्जी पैकेट को हम क्या बोलेंगे, फोटॉन बोलेंगे। ये जो फोटॉन्स रहेंगे, लाइट जो रहती है ये फोटॉन्स की तरह आएगी। तो फोटॉन्स के पास चार्ज क्या रहेंगे, ये देखिए स्टूडेंट, ये जीरो चार्ज रहेगा। तो फोटॉन के पास कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो फोटॉन्स कैरी अ चार्ज ऑफ जीरो। तो फोटॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो फोटॉन के पास कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो इसके पास जीरो चार्ज रहेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच फोटॉन हैज़ मोर एनर्जी। कौन से फोटॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है। अगर आप लाइट गिरा रहे हो फोटॉन की तरह, तो कौन से फोटॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है। मतलब आप फोटॉन जब गिरा रहे हो तो आप कलर देखिए, यहाँ पर विप किया हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, ऑरेंज की देखिए ज़्यादा है, येलो की ज़्यादा है, ग्रीन की ज़्यादा है, ब्लू की ज़्यादा है, इंडिगो की ज़्यादा है, वायलेट की ज़्यादा है। तो इसमें पूछा गया है कि विच फोटॉन हैज़ मोर एनर्जी। कौन से फोटॉन के पास ज़्यादा एनर्जी है। रेड के पास है, ब्लू के पास है, वायलेट के पास है, अल्ट्रा वायलेट के पास है। आप देखिए, अगर आप फोटॉन्स को बाहर निकल रहे हो, तो ये जो फोटॉन रहेगी इसका एनर्जी का फॉर्मूला देखिए क्या रहेगा। इस फोटॉन का एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, आप देखिए यहाँ पर H इंटू एफ रहेगा। मतलब फोटॉन की एनर्जी जो रहेगी ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड रहेगी।
तो फोटोन की एनर्जी जो है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड रहेगी, क्योंकि ये यहाँ पर कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। तो अगर आप रेड से ऑरेंज में जाओगे तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ऑरेंज से ग्रीन में जाओगे तो ज़्यादा है, ब्लू में ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज़ गिवन बाय HF। तो आप देखिए फोटोन की एनर्जी जो देती है वो HF रहती है। तो ये देखिए ये थर्ड वाले का आंसर जो रहेगा, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज़ गिवन बाय HF। और जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी उतनी फोटोन की एनर्जी ज़्यादा रहेगी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच फोटोन हैज़ मोर एनर्जी। तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, देखिए यहाँ पर ब्लू की फ्रीक्वेंसी कम है, वायलेट की कम है। वो वायलेट के आगे वाला कौन सा है, अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फोटोन की एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी। तो सेकंड का आंसर देखिए डी आएगा। अब फोटोन जो है ये कभी भी रेस्ट में नहीं रहता है, फोटोन हमेशा मूविंग में रहेगा। आप देखिए फोटोन जो रहेगा ये हमेशा हमारा मूविंग में ही रहता है, रेस्ट में नहीं रहता है। तो फोटोन की रेस्ट मास कितनी है, ये 0 है। तो फोर्थ का आंसर देखिए ए आएगा। अब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो मिनिमम एनर्जी आप देखिए, अगर आप कोई एक मेटल प्लेट ले रहे हो, अगर आप कोई एक मेटल प्लेट ले रहे हो तो इस मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पर मैं एक मेटल प्लेट बना रहा हूँ। तो देखिए ये मेटल प्लेट है, तो इस मेटल प्लेट में से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो आप देखिए उसको अलग अलग एनर्जी लगेगी। देखिए यहाँ पर मैं ब्लू बना रहा हूँ, यहाँ पर ग्रीन लगा रहा हूँ। तो ये ब्लू वाले के लिए देखिए कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो जो इस इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो देखो अगर ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है और इसको कम एनर्जी लग रही है बाहर छुड़ाने के लिए मेटल में से, तो उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, इट इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसका आंसर देखिए ए वाला है। अब फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन। आप वर्क फंक्शन को किस में मेजर करोगे, आप वर्क फंक्शन अगर हम मेजर करते हैं तो उसको मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन जो रहेगा ये ईवी में मेजर किया जाता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी है, अगर आप देखो आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू काउंट कर रहे हो तो ये 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल्स है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये इसको क्विज के अंदर ये क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन विल जंप ऑन इट्स ओन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। जब इलेक्ट्रॉन खुद से जंप कर रहा है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक एटम है। तो आप देखिए ये एटम है, यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, और आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को बनाया हुआ है। और आप इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जा रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन को देखिए यहाँ पर एक ऊपर लेके जा रहे हो बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो इससे क्या होगा, आप देखिए इस डायग्राम में क्या होगा, इस एटम की साइज़ देखिए यहाँ पर ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखिए ऊपर के ऑर्बिट में चला गया, क्योंकि उसने एनर्जी लिया हुआ है। अब जब वो दोबारा अपने ओरिजिनल साइज़ में आएगा, यानी कि जब दोबारा वो अपने ओरिजिनल साइज़ में आएगा और आप देखिए जब वो जंप करेगा, आप देखिए ये एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी जो उसने लिया हुआ है। तो वो खुद से जंप कर रहा है, देखिए ये खुद से जंप कर रहा है। तो ऐसे इमेजन को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, स्पॉन्टेनियस इमेजन। तो इसका आंसर ये है। अब हीलियम नियॉन लेज़र जो है ये सबसे पहला फर्स्ट गैस लेज़र बना हुआ है। तो ये गैस लेज़र है। तो हीलियम नियॉन के अंदर हीलियम नियॉन गैस रहते हैं। हीलियम कोलिजन करता है नियॉन एटम से, और नियॉन एटम्स को एक्साइट कर देता है ऊपर, और फिर नियॉन एटम के अंदर स्टिम्युलेटेड इमिशन रहता है। तो हीलियम नियॉन लेज़र जो है ये गैस लेज़र है। कोई भी लेज़र देखिए उसके अंदर 2 मिरर रहता है। कोई भी आप लेज़र लेंगे तो एटलीस्ट उसके अंदर देखिए ये 2 मिरर रहता है। तो ये 2 मिरर का काम क्या रहता है, ये फोटॉन्स को देखिए यहाँ पर ऐसे आगे पीछे ऐसे रिफ्लेक्ट कराते रहता है। एक फोटोन एक एटम को स्ट्राइक करेगा, 2 फोटोन मिलेगा, 2 फोटोन 2 एटम को स्ट्राइक करेगा, आपको 4 फोटोन मिलेंगे। और इस तरह से आगे पीछे ये लाइट होते रहेगा मिरर में।
इस तरह से कोई भी लेज़र के अंदर देखिए ये दो मिरर रहते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र जो है ये गैस लेज़र है और ये रेड लाइट देता है। तो ये देखिए ये फोर्थ का आंसर है, ये ए रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्विज की तरफ बढ़ते हैं। द पार्ट डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्टाइल, यानी कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर हमारा जा रहा है तो वो जो पार्ट डिस्क्राइब करेगा आप देखिए उसको हम क्या बोलेंगे, पाराबोला। तो ये मोशन लेसन में से है। आप देखिए अगर एक प्रोजेक्टाइल लेते हो, आप अगर एक गोल्फ बॉल को लेते हो, गोल्फ बॉल को अगर आपने हिट किया हुआ है तो एक वेलोसिटी से आपने हिट किया हुआ है और एक एंगल पे आप हिट कर रहे हो, उसको आप क्रॉस हिट कर रहे हो, तो ये गोल्फ बॉल क्या होगा, ऐसे ये पाथ में जाएगा। इस पाथ जो ये ट्रेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाराबोला। तो पाथ डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्टाइल इट इज़ कॉल्ड पाराबोला। अब ये जो मोशन है, मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी कि ये प्रोजेक्टाइल जो ये पाथ बना रहा है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट नहीं कहते, इसको हम बोलते हैं कर्व पाथ। तो ये सेकंड वाला आंसर जो रहेगा आप देखिए ये कर्व पाथ आएगा। तो प्रोजेक्टाइल, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ कर्व पाथ। अगर देखिए ये कोई प्रोजेक्टाइल है, अगर देखिए ये फ्रॉग है, अगर ये फ्रॉग को हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे क्योंकि वो क्या करता है, यहाँ पर देखिए जब वो जंप लेता है तो इस तरह से वो कर्व पाथ बनाता है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। अब देखिए इसकी रेंज मैक्सिमम कब आएगी, कब उसकी मैक्सिमम रेंज आएगी, जब ये एंगल शार्प आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो रेंज का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, u² sin 2θ/g। अगर हमारा ये थीटा 45 हो जाएगा इसका मतलब ये sin 90 हो जाएगा। sin 90 हमारा 1 है, तो ये रेंज हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर फ्रॉग जो है ये 45 डिग्री के एंगल पे अगर जंप लेता है तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। ये जो रेंज उसकी रहेगी ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर आप क्रिकेट बॉल को अगर आप हिट करते हो और 45 डिग्री के एंगल पे हिट करोगे, आप देखिए ये रेंज हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो रेंज विल बी मैक्सिमम इफ़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़ 45 डिग्री। अब रेंज के फॉर्मूले में देखिए, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो डिपेंड हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। और साइन के अंदर एंगल क्या आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है। देखिए साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो थ्राइस नहीं आएगा, तो ट्वाइस आएगा। तो देखिए ये फोर्थ का आंसर बी रहेगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को निकाल देते हैं। तो हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि एयर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आप क्रिकेट बॉल को हिट कर रहे हो या गोल्फ बॉल को हिट कर रहे हो तो हम एनालाइज जो इस मोशन को जब हम लेते हैं तो एयर फोर्स को हम कैलकुलेशन के अंदर कंसिडर नहीं करते। इसके लिए हम लोग एयर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, निग्लिजिबल रहते हैं, यानी कि इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो in analysis of projectile motion it is assumed that the effect of air resistance is negligible। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ये देखो एक्सरे ट्यूब मशीन, एक्सरे ट्यूब मशीन में क्या होता है, दोनों तरह का एक्सरे मिलता है। अगर आप देखें एक एक्सरे ट्यूब मशीन आप ले रहे हो, देखिए यहाँ पर एक्सरे ट्यूब मशीन है, तो एक प्लेट से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते और दूसरे प्लेट को वो स्ट्राइक करते और वहाँ से क्या होता है, हमको ये एक्सरे मिलता है। आप देखिए यहाँ से हमको एक अननोन रेज मिलते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सरे। एक प्लेट को देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिया जा रहा है, अब देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे ट्यूब मशीन प्रोड्यूसिस। तो अगर आप एक्सरे ट्यूब मशीन ले रहे हो तो मान लो अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखिए ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ एक्सरे ट्यूब मशीन का। तो ये देखिए ये डायग्राम है हमारा एक्सरे ट्यूब मशीन का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो प्लेट लगाया जा रहा है। अब देखिए दो प्लेट लगाया जा रहा है, एक प्लेट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रहा है। आप देखिए एक प्लेट को माइनस चार्ज दिया जा रहा है, दूसरे प्लेट को देखिए आप प्लस चार्ज दे रहे हो। एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और उनके पास देखिए माइनस चार्ज है। जब वो दूसरे प्लेट को हिट करेंगे तो आप देखिए उसमें से क्या होगा, एक्सरे बाहर निकलेगा। अब ये एक्सरे कैसे बाहर निकलते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट को स्ट्राइक करता है इसको हम बोलेंगे टारगेट। तो उस टारगेट के अंदर जो एटम्स रहते हैं उसको अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को वो यहाँ पे नॉक कर देता है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकल रहा है, मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन है
और ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, इसको नॉक करके इसको बाहर निकाल रहा है, तो ये के शेल है। तो ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हायर शेल वाले, ये क्या करते हैं, जंप करके जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, तब हमको एक्सरे जो मिलता है उसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो इस तरह से ये एक एक्सरे हमको मिलता है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, जब ये इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं इस एटम के अंदर, तब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को नॉक करके बाहर निकाल देते हैं के शेल से। जब ये नॉक हो गया तो ये जगह खाली हो गई। अब ऊपर का इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर जंप करेगा, तब ये जंप करेगा तब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे मिलेगा। ये एक एक्सरे मिलता है। दूसरी तरह का भी एक्सरे मिलता है कि मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं यहाँ पर, जो हमने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट किए हुए, ये अगर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस के नज़दीक से जा रहे हैं विदाउट कोलिजन, तो उस समय भी हमको एक्सरे मिलेगा। उस एक्सरे को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस एक्सरे या ब्रेकिंग एक्सरे कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी कम हो रही है, इसकी स्पीड कम हो रही है। यहाँ पर मान लो स्टॉप हो गया तो पूरी ये एनर्जी किधर चली गई, ये कंटिन्यूस एक्सरे में आ गए। तो इस तरह से दोनों मिलता है। कोई भी एक्सरे ट्यूब मशीन रहता है, ये दोनों एक्सरे क्रिएट करता है, कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अब देखिए एक्सरे ट्यूब मशीन को यहाँ पर वोल्टेज लगाया जा रहा है। अब अगर हमने इसके जो वेवलेंथ निकलते हैं ये एंगस्ट्रॉम के रेंज में रहते हैं। यूजुअली देखिए ये 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहता है। तो इसमें जो वेव्स निकलते हैं ये रेंज रहती है 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें जो छोटा वाला वेव रहता है, सबसे छोटा वाला, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, 12,400 डिवाइड बाय वोल्टेज। तो आप देखो अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, अगर आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो मिनिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि डिनोमीटर में लगा हुआ है। तो अगर आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो आप देखिए जो एक्सरे ट्यूब मशीन से जो वेव निकल रहे हैं उसकी मिनिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एक्सरे जो है इसकी वेवलेंथ कहाँ से रहेगी, आप देखिए ये एंगस्ट्रॉम में रहता है, तो 0.01 से लेके 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में रह सकते हो। एक्सरे क्या एक लाइट है, तो लाइट की स्पीड से जाएगी तो वो स्लो नहीं जाएगी, 340 की स्पीड से नहीं जाएगी, 1 से नहीं जाएगी। तो 3 × 10⁸ ये लाइट की स्पीड है। तो हमारी एक्सरे जो है ये इतनी स्पीड से निकलेगी। एक्सरे के पास कोई चार्ज नहीं है, तो आप देखिए एक्सरे कैरीज दैट इज 0 चार्ज। तो इसका आंसर देखिए ये 5th रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।